क्या आप बोर रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूलाज रटते हो? बोर ने इलेक्ट्रॉन का रेडियस और वेलोसिटी सिर्फ 2 इक्वेशन से कैसे निकाल दी? एग्जाम में फॉर्मूला लिखना आसान है, लेकिन एग्जामिनर डेरिवेशन पूछ ले तो? और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, और या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो तो न्यूक्लियस से ज्यादा है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी बोर ने इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे दिया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है न्यूक्लियस के? ये वही डेरिवेशन है जिससे जेई और नीट में डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर ये समझ आ गया तो बोर मॉडल का 50% जो प्रॉब्लम है, आपकी समस्या यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम यही देख पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलेज को ड्राइव करेंगे और इनके बीच से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके ऊपर भी आज हम यही चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए आपका टाइम बिना वेस्ट किए आपको पढ़ाते हैं कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल के पीछे का राज क्या है। जब बोर साहब को मालूम चला कि उन्होंने पढ़ा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस एक हार्ड मास बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है, पर वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। तो बोर साहब ने कहा कि बिना किसी इसका कोई कारण होगा, बिना किसी कारण के कोई भी किसी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, अगर इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है तो कोई ना कोई कारण जरूर है। तो उन्होंने वहां पर सारी थ्योरीज को पढ़कर बोला कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होती है, ये एक स्यूडो फोर्स होती है, क्योंकि जहां जहां पर कोई भी चीज दूसरी चीज के चारों तरफ घूमती है ऑब्जेक्ट, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है सर्कुलर मोशन में। लेकिन वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग 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 रीजन होते हैं उस सेंट्रीपिटल फोर्स को बताने के लिए। जैसे अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, तो सन और अर्थ के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो जनरेट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ऐसे ही अगर आप एक धागे में किसी एक स्टोन को बांध कर उसको एक सर्कुलर मोशन में घुमाते हो, तो उसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगती है वो जनरेट होती है। वो जनरेट करता है कौन? टेंशन, जो कि धागे में टेंशन लगती है वो उस फोर्स को जनरेट करती है, और ये फोर्स होती है F=mv² अपॉन r के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब इन्होंने बोला कि जब क्लासिकल थ्योरी से बोला फिजिक्स की कि जब कोई अपोजिटली चार्ज स्पीशीज चारों तरफ घूमता है दूसरी स्पीशीज के, तो उसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होती है बेटा वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? mv² अपॉन r के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था दो चार्जेस के बीच में? कूलम्ब्स लॉ। तो किस तरीके से बोर साहब ने कूलम्ब्स लॉ को यूज करके, दो फॉर्मूलाज को यूज करके सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी थी, आज उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 12th की मॉडर्न फिजिक्स में जो है यहाँ पर आपका ये काम पूरा होगा, और यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर तो आपका केमिस्ट्री में ये तो आपका सॉल्व हो ही रहा है प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनने के चांसेस है इस टॉपिक में से, तो एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। तो आप बने रहिए, पढ़ते रहिए बेटा। देखिए कितना मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में, बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो उस अट्रैक्शन की वजह जो होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ये बोलते हैं बोर साहब। उन्होंने कहा था कि दो चार्जेस के, फिर उन्होंने वहीं से इस पढ़ाई को शुरू किया फिजिक्स की क्लासिकल थ्योरीज को यूज करके, जहां पर कूलम साहब ने बोला था कि जब दो चार्ज स्पीशीज होती है तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है F=K × Q1 Q2 अपॉन r² के बराबर। अगर ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है और
के बीच में डिस्टेंस r है, तो फोर्स ये लगती है जहां पर k क्या है, k की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो होता है वो होता है 1/4πε0। ये आप फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल ही रट जाएगा। और ε0 यहाँ पर जो है वो परमिटिविटी इन स्पेस है, या वैक्यूम परमिटिविटी भी इसको बोलते हैं। तो ज्यादा अभी यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको याद ही कर लो, तो अभी आपको पता चल जाएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे वहां पर आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कौन सी फोर्स हो रही है, ये फोर्स हो गई आपकी कूलम्बिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो दो चार्जेस के बीच में होती है, कूलम्ब्स लॉ ने दिया, राइट। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यही फोर्स क्या कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर रही है। तो फोर्स आपने बोला कि जो नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रही है, तो उन्होंने बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो वो जनरेट कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि दोनों के दोनों बराबर। दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने बताई, कूलम सर ने, कूलम्स लॉ से। ठीक है, तो ये किसके बराबर थी, k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है, mv² अपॉन आर के बराबर। अब आप क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन 1 बन गई, बस यही कमाल है, इसी इक्वेशन का कमाल है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास Q1 Q2 चार्जेस क्या हैं। हमारे पास Q1 Q2 चार्जेस होंगे, एक होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा वो होगा Z इंटू ई। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है बेटा। और ई मैंने क्यों लिया है, क्योंकि प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज होता है, तो एटॉमिक नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है, उसके अंदर 10 प्रोटोन है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो 10 प्रोटोन के पर एक चार्ज इंटू 10 कर दोगे तो आपका टोटल चार्ज यहाँ मालूम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने Z इंटू ई कर दिया। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, इसकी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने मान लिया r है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में ऐसे। ठीक है, तो ये आप मान लो Q1 और ये हो जाएगा हमारा Q2। तो फोर्स क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पर, mv, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, mv² अपॉन r इक्वल टू k इंटू Z e इंटू ई, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, एक r से एक r काट दो, तो mv² इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 ZE² अपॉन r, ये बन गया आपका इक्वेशन 1। तो ई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, अभी ये कहानी भी समझिए, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए बहुत सारी जगह है बेटा, ट्रिमेंडस शेल है। आप ये मत बोलना कि यहाँ पे एक ही शेल में घूमता है, ट्रिमेंडस शेल है, अंट संट बहुत सारे शेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मर्जी होती है। आप इलेक्ट्रॉन को ये नहीं बोल सकते तू ये काम कर, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से घूमता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में घूमता है, आप ऐसा बोलोगे इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है वो उसका पास बन जाता है। इलेक्ट्रॉन के जहां से वो चलता है वो उसका रास्ता बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। हमारे को छोटी छोटी क्लास में क्या सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन घूम ऑर्बिट में घूमता है, नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है वो ऑर्बिट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ पर्टिकुलर शेल, दैट इज नॉट ऑल द स्पेस, मतलब कि पूरे बहुत सारा जगह, बहुत सारा जगह, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल एक पर्टिकुलर शेल में घूमता है, जहां पर क्या होता है उसकी मर्जी होती है, उसे ऑर्बिट बोलते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रास्ते में घूमता है, कैसे इसको भी जस्टिफाई किया गया अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आप सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ट्रिमेंडस सेल्स होते हैं, किसी भी एटम में, चाहे वो हाइड्रोजन एटम में क्यों ना हो, चारों तरफ ट्रिमेंडस नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट, बोलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, शेल्स इन एन एटम अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, ये बात आप ध्यान रखेंगे। या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही है वही सेंट्रीपिटल फोर्स तरह काम कर रही है। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो रीजन क्या है इसका, तो आंसर क्या मिला है बोर्ड साहब को कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन नीड्स, क्या चाहिए उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स को बना रही है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। अब आप ये समझ लो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है अलग अलग सर्कुलर मोशन में अलग अलग रीजन से बनती है, हर एक ही जगह पे एक ही नहीं होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों तरफ घूमता है और उस पाथ को, जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। तो आप ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन मूव्स, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन बोलता है कि जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए कोई लाइन नहीं बनी है, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे बेटा स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको समझना, बहुत बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आपको भारत देश का नाम रोशन करना है, आईआईटी भारत को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको बहुत अंदर की बातें, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कंपटीशन में हमेशा बेसिक चीजें आती हैं, कोई भी आपसे बड़ी चीजें नहीं पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। और वहां पर ऑर्बिट में क्या होता है, एक और बात, ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, इन एन ऑर्बिट, ये सब बातें मैंने कुछ नहीं कही है, ये सब बोर साहब ने कहा है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम, आप सर्कुलर मोशन में आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और रेडियस का सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ते हो तो वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, एम वी, लीनियर मोमेंटम एम वी इंटू आर के बराबर होता है, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, जो कि एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ये चीजें सब बोर साहब ने ड्राइव करी है, उन्होंने बताया अपने पोस्टुलेट्स में, ठीक है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन, अब आप बताओ, अब आप बोलोगे मैडम, क्वेश्चन सवाल में आएगा, मैडम आपने बोला है कि इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं, तो फिर और वही, और जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है जिसे ऑर्बिट बोलते हैं वहीं पर क्यों घूमता है, मतलब वो क्या रीजन है वहां पर घूमने का। तो वहां पर घूमने का रीजन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होते हैं, लेकिन ऑर्बिट उसे बोलते हैं जहां पर एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एनर्जी फिक्स्ड होती है, एनर्जी क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड होती है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन तो हर वक्त घूमता है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है, एनर्जी स्टेट, है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है लेकिन एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद ये सब बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली गई, और क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, शेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बेटा बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है कि अगर इसके बीच की, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस R1 है, और अगर ये R2 है, और अगर ये R3 है, और अगर ये R4 है, तो R4 ज्यादा होती है, R3 से ज्यादा होती है, R2 से, फिर R1 से। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये मोटी मोटी बातें किताबों में नहीं लिखी होती हैं, मतलब कि जो जो बातें वहाँ मोटी मोटी लिखी होती है, ये अंदर की छोटी छोटी बातें जो होती है किताबों में नहीं लिखी होती, तो इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, ये बता मेरा एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम एल से लिखते हैं, इसको ही आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये बात इन्होंने कही, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो हमने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, जहां पर इन्होंने एक इक्वेशन बनाई, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहां पर एन है वो एक इंटीजर वैल्यू है, 1 2 3 4 मतलब नंबर ऑफ शेल्स है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.62610 to the power -34 जूल सेकंड होती है, बच्चे को याद होनी चाहिए। और आपको पता है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जब कोई भी एक प्रोटॉन दूसरी दूसरी एक
प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी के इंटीग्रल मल्टीपल होती है उसे क्वांटाइज्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहाँ से अगर मैं v निकालूं तो क्या बन के आएगा, nh अपॉन 2 पाई mr। इक्वेशन 1 मेन बनी थी, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि एक मेन इक्वेशन से, सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन से किस तरीके से बोर साहब ने सब चीजें कैलकुलेट की थी, वो मेन इक्वेशन यही है बेटा। आपको यही मेन इक्वेशन रखनी है, इक्वेशन नंबर 1, इसी में लाके आपको फॉर्मूलेज पुट, वैल्यूज पुट करनी है। तो मैंने v वहां से निकाला, इस इक्वेशन 1 में हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, है ना, एक सिंगल इक्वेशन है वो, दो चीजों से निकाली, क्या थी, बस एक ही स्टेटमेंट की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है। इसी चीज से उन्होंने सब प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जिसे बोर्स रेडियस बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जिसे बोर्स वेलोसिटी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम उसे क्या बोलते हैं, बोर्स एनर्जी बोलते हैं। और उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम किया है। किताबों में लिखा है हाइड्रोजन लाइक एटम्स, बच्चे परेशान रहते हैं हाइड्रोजन लाइक कौन से एटम्स होते हैं। तो आप एक स्टेटमेंट याद रखो, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब एक इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल सकते हो किस किस स्पीशीज में होगा, ठीक है, अभी बताएंगे, ये भी चलेगा अभी। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए उन्होंने ये फॉर्मूले ड्राइव कर दिए। तो अगर हम इसको आगे प्रोसीक्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, बताओ। हमें इक्वेशन क्या मिली थी, पहली इक्वेशन थी हमारे पास mv² इक्वल टू ze² अपॉन क्या थी बेटा, हमारे पास बन के आई थी के की वैल्यू, है ना, के था साथ में, और इधर बन के आई थी आर, ठीक है। तो mv² इक्वल टू आप के की वैल्यू थी 1/4 पाई ze² अपॉन आर, ठीक है। तो हम v की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, m इक्वल टू v क्या आया था, पीछे देखो, nh अपॉन 2 पाई mr, nh अपॉन 2 पाई mr जब यहाँ पुट करोगे तो 1/4 पाई अपॉन आर ऐसे आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा mn² अपॉन 4 पाई m² इक्वल टू ze² 4 पाई ठीक है। अब जो कटता है उसे काट दो बेटा, ये इस आर से एक आर यहाँ काट दो, इस 4 से ये 4 काट दो, और क्या कट सकता है, और कुछ कट सकता है, इस ऊपर वाले m से नीचे वाला m कट सकता है, ये तो चेक करो, हाँ कट सकता है, एक m से एक m काट दो, और क्या कट सकता है, ठीक है, एक पाई से ये एक पाई भी कट सकता है। तो क्या बनेगा, n² h² अपॉन एक पाई बचा, और क्या बचा, m स्क्वायर आर इंटू ze² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बचा ना, n² h² 4 पाई² m² r² इक्वल ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो एक पाई से एक पाई कट गया, एक 4 से एक 4 कट गया, एक आर से एक आर कट गया, ये ऊपर m था नीचे m कट गया, एक m बचेगा, ठीक है। तो क्या बना हमारा फॉर्मूला, यहां से फॉर्मूला बन के आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, n² h² एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या बनेगा, ze² पाई mr, सही है ना, 2 पाई mr, v की वैल्यू 2 पाई mr, हाँ सही है। अब क्या होगा हमारे पास, आर निकालना है, आर इक्वल हो जाएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट ze² पाई इंटू m,
तो आर एन आ गया मेरे पास। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर पाई एम। और जब हम इस सब की वैल्यू पुट करेंगे तो आर एन इक्वल टू आ जाएगा मेरा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग्स। और अगर हम z इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और n इक्वल टू 1 तो आर एन इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग्स आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं बोर, आर नॉट कर देते हैं, सो बोलते हैं बोर्स रेडियस। ये हाइड्रोजन के लिए हो गया बोर्स रेडियस। ठीक है, और अगर हम इसको लिखेंगे आर एन इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आ जाएगा मीटर्स। ये आएगा बेटे रेडियस फॉर nth ऑर्बिट, रेडियस फॉर nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो मैंने भी बोला ना, इन्होंने किसके लिए काम किया? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। बोर वर्क, बोर वर्क फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के लिए काम किया। इसको इन्होंने बोला, रेडियस को बोला आर नॉट, बोर्स रेडियस। वेलोसिटी को बोला वी नॉट, बोर्स वेलोसिटी। और एनर्जी को बोला ई, बोर्स एनर्जी। ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए काम किया। हाइड्रोजन लाइक एटम्स को हम बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स नहीं, स्पीशीज, एटम नहीं है ना वो तो, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए इसको आप बोलोगे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये क्या है आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम? ये है आपका LiHe एक प्लस, देखो एक इलेक्ट्रॉन होगा Li2 प्लस और Be3 प्लस। तीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो कोई दे नहीं सकता, है ना। इन तीनों सिस्टम के लिए काम, इनके लिए आप Z इंट्रोड्यूस करेंगे। He के लिए Z2 हो जाएगा, Li के लिए 3, Be के लिए 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया बोर्स रेडियस। ठीक है बेटा, आप इसको नोट करें। हम भी हमने बोला आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो 0.529 को आपके आईटी जेई और एग्जाम में ए नॉट दिया जाता है। ए नॉट क्या होता है? बोर्स रेडियस। तो फॉर्मूला आर एन इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड भी हो सकता है, या किसी किसी किताबों में आर एन इक्वल टू जेड स्क्वायर, नहीं एक सेकेंड, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू ए नॉट, ये भी दिया रहता है आर्मस्ट्रॉन्ग्स में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी मैं बॉक्स के अंदर फॉर्मूलेज रख रही हूँ, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के लिए बोर्स रेडियस हो जाएगा। ठीक है।
अब हमारे पास आ चुका है फॉर्मूला फॉर बोर्स रेडियस। अब हम करेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बोर्स रेडियस। अब हमें ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये पेपर में आता है बेटे, ये जेई में एक बार सीधा पूछा हुआ था, ऑर्डर ऑफ द बोर्स रेडियस। जो बोर का रेडियस है उसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है पावर। आपको याद रखना पड़ेगा, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, वो होता है 10 to the power 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑर्डर जो हो जाएगा वो 10 to the power 14 होगा इन सेंटीमीटर क्यूब। और अगर केजी पर मीटर क्यूब में होता तो क्या होता? 17, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 10 to the power 17 हो जाता केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। और ऐसे ही आपसे ऑर्डर पूछते हैं एटॉमिक साइज का, और न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियस का साइज होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एटॉमिक साइज होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो हमारे पास जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उसका ऑर्डर होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, जो साइज होता है, वो 1 लाख टाइम्स 10 to the power 5 टाइम्स छोटा होता है एटम के, इलेक्ट्रॉन के रेडियस से। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है बेटा। न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है वो 10 to the power-15 होता है। ठीक है। और जो एटम का जो ऑर्डर होता है वो होता है, एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर होता है वो 10 to the power-10 होता है। सोचो, 1 लाख टाइम, 1 लाख टाइम छोटा होता है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता, तो खुद सोचो कि क्यों नहीं रहता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, बता सकते हो आप? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों? आप खुद सोचो कि आप अगर एक बहुत बड़े घर में रहते हो, बहुत बड़े घर में रहते हो जिसमें एक हॉल ही 5 कमरों के बराबर है, और उसके बाद आपको एक कमरे के घर में भेज दिया जाए, तो आपको कितना परेशानी होगी रहने में। आपकी जो स्पीड होगी, आपका रहने का तरीका होगा, जो होगा वो इस बड़े घर के हिसाब से होगा, छोटे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन आप तो अपने वो कंट्रोल भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन तो कर ही नहीं सकता अपने वो कंट्रोल। उसकी तो जो स्पीड है वो तो फिक्स्ड है, वो थोड़ी चेंज कर सकता है अपने आप को। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो एक्चुअल में जो अपना साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो उसे अपने आप को बहुत कम छोटी जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा ना। न्यूक्लियस के अंदर अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को डाल दोगे तो बहुत ज्यादा जगह पे रहने वाला कोई भी चीज है छोटी जगह पे जाएगा तो उसको कम जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। ठीक है। तो अब इसका आंसर मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स में आता है हिंसबर्ग हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये होता है कि अगर आप पोजीशन किसी चीज की फिक्स कर देते हो तो उसके मोमेंटम में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है, वेरिएशन आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, हिंसबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर होगा, जो इस अगर पोजीशन आपने इसकी एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स कर दी तो इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा। मोमेंटम बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। मोमेंटम बढ़ने का मतलब क्या, m × v बढ़ जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बढ़ने से क्या हो जाएगा, वो वहां ऑक्यूपाई नहीं कर, न्यूक्लियस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो न्यूक्लियस साइज जो होता है 10 to the power-15 मीटर्स में होता है, एटॉमिक साइज इतना होता है, 1 लाख टाइम छोटा होता है एटम। तो अकॉर्डिंग टू हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ एन इलेक्ट्रॉन वर कन्फाइंड इनसाइड द न्यूक्लियस इट्स पोजीशन अनसर्टेनली वुड बिकम एक्सट्रीमली स्मॉल, देयरफॉर इट्स मोमेंटम विल बिकम एक्सट्रीमली लार्ज। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पर, व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? एक तो साइज फैक्टर हो गया, तो आप बोलोगे साइज इतना छोटा होता है, ठीक है, तो साइज बड़ा होता है। आंसर लिख लेंगे कि इफ a large sized electron as compared to nucleus, ठीक है,
न्यूक्लियस के कंपैरिजन में अगर आप लार्ज साइज के इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डाल दोगे, वर कन्फाइंड इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर आप इसको न्यूक्लियस के अंदर डाल दोगे, इट्स पोजिशन अनसर्टेनिटी, इन पोजिशन बोल देंगे, ठीक है, पोजिशन अनसर्टेनिटी would become extremely small, extremely small, बहुत कम हो जाएगी. Therefore its momentum would become extremely large. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है. अब मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर क्या है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 4 पाई, ये होता है. मतलब अगर आपका पोजीशन सर्टेन है तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा. मोमेंटम सर्टेन तो एक चीज करोगे तो दूसरी चीज अनसर्टेन हो जाएगी. तो आपने पोजीशन को सर्टेन कर दिया, बहुत छोटी जगह पे उसको फिक्स कर दिया है, अब उसका मोमेंटम तो अनसर्टेन हो जाएगा बहुत ज्यादा. वेरी लार्ज मोमेंटम डालो आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर, इसका मोमेंटम बहुत लार्ज हो जाएगा. मोमेंटम बहुत लार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई स्पीड, हाई भी नहीं बोलोगे, एक्सट्रीमली हाई स्पीड हो जाएगी, एक्सट्रीमली हाई स्पीड हो जाएगी. और स्पीड बढ़ने से क्या हो जाएगा, एनॉर्मस काइनेटिक एनर्जी. बताओ कितना खूंखार हो जाएगा इलेक्ट्रॉन. ये काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी तो जिसकी वजह से वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. तो आप बोलोगे दिस काइनेटिक एनर्जी वुड बी मच ग्रेटर देन द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन कन्फाइंड इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है बेटा. तो दिस काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी वुड बी मच ग्रेटर, बहुत ज्यादा हो गई. ये काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि इलेक्ट्रॉन की इतनी ताकत कम हो गई उसको होल्ड करके रखने की, देन द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से बहुत ज्यादा हो गई ऑफ द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या हो गया, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन कन्फाइंड साइड द न्यूक्लियस. तो आप सिंपली ये बात ध्यान रखेंगे, या आप बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट inside the cannot exist inside the nucleus because confining it to such a tiny space would require an impossibly large momentum and kinetic energy making it unstable there. ठीक है, तो ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, पढ़ाएंगे अभी टीचर्स आपको. ठीक है, अब देखो फिर हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं. अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो हम पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं. ठीक है, हमने किसका फॉर्मूला ड्राइव किया, अभी रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव किया है. अब हम करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहीं पर ड्राइव कर लेते हैं इसको इरेज करके. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो उसके बाद आप देखें क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं एग्जाम में. तो वो कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. अगर आपने चीजें देख ली हैं, बेसिक बेसिक चीजें, तो क्वेश्चन आते हैं बेटा, एडवांस में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन. तो आप इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पढ़ोगे तभी तो बड़ी चीजें कर पाओगे. बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसमें ही नहीं, हर एक टॉपिक में आपको बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेडियस की बात, हमने आपको बता दिया, ऑर्डर भी आपने बता दिया. यहाँ तक मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब मैंने अभी बताया कि रेडियस जो है वो बढ़ता रहता है, वो अभी में हम कि क्या होता है, डिस्टेंस भी बढ़ता रहता है दो शेल्स के बीच में. अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी की. तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, अभी हमने आपको बताया, वही वही से मेन इक्वेशन रखो. मेन इक्वेशन क्या दी थी, बोर साहब ने एक इक्वेशन यूज करी, वो क्या थी, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या, आर. ठीक है, और के क्या था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये एक मेन इक्वेशन उन्होंने यूज की थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर.
This was the equation which is used by Bohr to prove all the velocity, radius and energy of the electron in the hydrogen atom. So if you will calculate, and you know another formula is क्या कि m मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई के होता है, ये भी इन्होंने बात कही थी। तो ये एक इक्वेशन में वेन इक्वेशन 1 हो गई। इस इक्वेशन से हमने v निकाल कर यहाँ पुट किया था, अब हम r निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे तो हमें v मिल जाएगा। r की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करने वाले, r अगर हम पुट करेंगे तो nh अपॉन 2 पाई इंटू m इंटू वी मिलेगा बच्चे, और इसको उठाकर आप यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में। चलो पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच अपॉन 2 पाई एम एच। एम वी चेक करो बेटा, यही है ना। और जब आप ऊपर ऊपर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई एम वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच। जो कट्टा उसे काट दो, पाई से पाई काट दो, 2 से 2 काट दो, और क्या कटने वाला है हमारा, एक वी से एक वी कट जाएगा, और इस m से एक m कट जाएगा, केवल एक v बचेगा। v इक्वल्स टू आ गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 2n एच एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई मेरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वेलोसिटी निकालोगे। अब आप स्पीड या फिजिक्स में हम वेलोसिटी स्पीड को लेते हैं क्योंकि वहां पर हम वेक्टर कंसिडर करते हैं चीजों को ना, एनर्जी, लेकिन यहाँ पर हम स्पीड ऑफ वेलोसिटी को केमिस्ट्री में एक ही मानते हैं। तो वी एन हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो आ गया जेड ई स्क्वायर अपॉन एन 2nh एप्सिलॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको एक ही फॉर्मूला मिलेगा। अब सारी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। सारी चीजें अगर आपने पुट करी बेटा तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपके पास बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, चेक करें। यहाँ पर जो बन के आ जाएगा वो आएगा आपके पास 2.197 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, ये आता है। और इजी करने के लिए हम इसको किताबों में 2.2 10 टू द पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड ये भी लिखा रहता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू 2.197 होती है इसकी। ठीक है, तो अब आप ये भी एक रिलेशन बन के आ गया। मैं बोल रही हूँ जितने मैंने डब्बे में बंद कर रखी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल चीज है, एक बार करने बैठेंगे तो हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये मिला v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे n बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, n इंक्रीजेज वेलोसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो सेकंड शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्स्ट शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कम होगी। ठीक है, अगर आप अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये रख दोगे तो आपको यहाँ से इजीली आपको वेलोसिटी मिल जाएगी एन, और जो भी आपको दे रखा है उसका फॉर्मूला। तो ये बना हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं चेक कर लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट समझ लो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन बोर ऑर्बिट का मतलब ये हाइड्रोजन होता है बेटा। इसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, z की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। बोर के लिए हमने दो चीजें पढ़ी हैं। बोर ऑर्बिट हमने बोर रेडियस पढ़ा 0.529 क्या होता है z n स्क्वायर अपॉन z आर्मस्ट्रॉन्ग्स, एक ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। और हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा हमने 2.197 10 टू द पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। अगर आप z को 1 और n को 1 पुट कर देंगे तो बोर्स बन जाएगा, और ये n ये जनरल फॉर्मूला हो गया दोनों के लिए। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है इसने, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर। अब बताओ, ये आता है तो ये तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। कब पूछा है, जेई एडवांस 2005 में। देखो अगर आप नहीं पढ़ा होता तो सवाल थोड़ी कर पाते, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन। देखो जेई एडवांस 2004 में ये सवाल एडवांस में पूछा हुआ है सवाल। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने क्या बोला है कि द रेडियस इन विच ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर्स हाइड्रोजन। तो बोर्स के कंसेप्ट पर, थ्योरी के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन, बोर्स हाइड्रोजन एटम, राइट। तो क्या होता है वो आर नॉट। ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, ये होता है इसकी वैल्यू,
क्योंकि Z 1 होता है इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, और N भी 1 होता है, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला हमने देख लिया। अच्छा, अब हमें किसके लिए निकालना है, He1 के लिए, जिसका हमें N2 दे रखा है। तो हमें पता है He का Z क्या होता है, 2 होता है। तो R0 इक्वल टू हो जाएगा 0.529, क्या था, N²/Z। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करो, 0.529, N कितना आया हमारा, 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर, और एटॉमिक नंबर दे रखा होता है 2। तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 4/2, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ R0। ठीक है, हमें किसके बराबर निकालना है, R0 के बराबर, 2 टाइम्स ऑफ R0 हो गया, राइट। तो ये तो है नहीं, हमें R0 के बराबर। सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड किसको देखना है, Li2+ को। चलो भाई Li2+ देख लेते हैं। Li2+ में क्या होगा, 0.529 N²/Z, ये हो गया 0.529, N हमें 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 4/3 R0। ये भी नहीं है, हमें R0 चाहिए आंसर। तीसरे में चेक करो, लिथियम 2+ है, तो लिथियम नहीं, लिथियम 2+2, 3, थर्ड के लिए, लिथियम 2 थर्ड के लिए क्या होगा, 0.529, N की वैल्यू हो जाएगी 3, और ये 3 ही रहेगा। कितना आ जाएगा, 3 3 9, है ना, ये हो जाएगा 9, 9/3, 3R0 है ना, 3R0। तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ चेक करो, Be3+, तो फोर्थ हम अलग पेन से, व्हाइट पेन से कर देते हैं। Be3+, Be का जो एटॉमिक नंबर होता है, Z क्या हो जाएगा बेटे, 4 हो जाएगा। N की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 0.529, N कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, Z कितना हो गया, 4। तो आप चेक करो, 0.529 इंटू 4/4 कट गया, ये आ गया R0। यानी कि इन चारों में से वो स्पीशीज जिसका रेडियस जो है N/2 के लिए, जो रेडियस Be3+ का हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, देखो ऐसे कुछ, ये भी जेई एडवांस 2005 में पूछा है बेटा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ h/2π। तो ये तो देखो, ये एंगुलर मोमेंटम के ऊपर है। अभी मैंने एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला बताया नहीं है, जब मैं बताऊंगी तब हम करेंगे। इसको आप पेंडिंग में रखो, जब हम नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम करेंगे तब हम करेंगे। अगला देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज A0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हम आराम से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, जैसे मैंने भी बताया ऐसे ही आप करोगे, ऐसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस मैथ्स लगानी है हल्की सी छोटी बहुत। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, तो ये कंसेप्ट क्या है, वही बोर एनर्जी का कंसेप्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू mv², राइट। और हमें एक मेन फॉर्मूला क्या था, जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr=nh/2π के बराबर होता है। क्योंकि ये nhm, ये चीजें कहाँ से आती है, ध्यान रखो, किससे आती है, इसी इक्वेशन से आती है, एंगुलर मोमेंटम के। तो अगर हमें mv² की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं mv की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, nh/2πr हो जाएगा मुझे mv² की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के टर्म, इसकी टर्म में निकालना है ना मुझे आंसर। तो मैं mv² निकालूंगी, तो क्या करूं, इन दोनों का स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगी तो मुझे कुछ कुछ मिलेगा बेटा इसकी टर्म्स में। तो थोड़ा सा ना जो आंसर होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखकर भी हमें क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है। तो ये हो गया m²v²=n²h²4π²r²। तो अगर मुझे mv² की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो मुझे एक m को यहाँ ले जाना पड़ेगा, है ना। तो हो जाएगा 4π²r²m, राइट। एक m यहाँ से यहाँ चला गया, तो mv² की वैल्यू आ गई। ये काइनेटिक इक्वेशन की वैल्यू होती है, तो आप आराम से निकाल लोगे। अब पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं क्वेश्चन 1 में। तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ N²h²4π²r²m। ठीक है, अब पढ़ो, ये बन गई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, N²h/8π²r²m। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसने बोला है कि जो N है वो तो 2 है, और Z जो है वो 1 है ना। अच्छा, A0 इज बोर रेडियस। अच्छा अच्छा, इसने बोला A0 जो है वो बोर रेडियस है, मतलब जो A0 हम यहाँ पर लेंगे वो बोर रेडियस लेंगे। ओके, बोर रेडियस A0 है, R0 को इन्होंने A0 मान लिया। होता क्या है, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, राइट। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, 0.529 क्या होता है बेटे, N²/Z, यही होता है ना आर्मस्ट्रॉन्ग्स में। ठीक है,
तो किसके लिए बोला है इसने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्स ऑर्बिट ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट। अच्छा अच्छा, सेकंड बोर ऑर्बिट बोला, तो n इक्वल टू 2 के लिए निकाल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फॉर बोर रेडियस आर नॉट हो गया। ठीक है, इसने एक सेकेंड यहाँ से भी इसको एरियस करते हैं। अब हमें क्या बोला हुआ है, आर जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो क्या निकालूंगी, आर इक्वल टू 0.529 सेकंड के लिए बोला है ना, सेकंड के लिए बोला है, तो जेड तो 1 ही रहेगा हाइड्रोजन की, 4 आर नॉट हो गया बेटा। ठीक है, ये आर नॉट है, देखो ये आर नॉट, ये देखो आर नॉट हो गया, 4 आर नॉट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, एक सेकेंड जगह बनाते हैं यहीं पर ही। ठीक है, तो ये आप देखो 4 आर नॉट यहाँ पर हो गया, और अब यहाँ से हम, चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में इसको पुट कर देते हैं। क्या बन के आया हमारा फॉर्मूला, एन की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, सेकंड के लिए बोला है ना, सेकंड देखो, सेकंड बोर ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हमारा क्या बन के आया, एन स्क्वायर एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम, ये था ना, ये वाला, ये हमें निकालना है किसके लिए, एन इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो आप पुट कर दो, और आर जो है वो कितना है, 4 आर नॉट, नहीं आर नॉट नहीं, ए नॉट बोला इसने, इसको मैं ए नॉट कर देती हूँ। ठीक है, 4 ए नॉट है। चलो अब पुट कर दो, क्या बनेगा, एन क्या होगा, 2 का स्क्वायर अपॉन एच 8 पाई स्क्वायर, आर कितना है, 4 ए नॉट का स्क्वायर इंटू एम। करो बेटा, 4h 8 पाई स्क्वायर, 4 4 जा 16 ए नॉट स्क्वायर इंटू एम, 4 4 जा 16 और 4 8 4 32 एच अपॉन 32 पाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर एम। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, एच अपॉन एच स्क्वायर है। अच्छा, मैंने यहाँ से एच स्क्वायर काट हर जगह पे हटा रखा है, एच स्क्वायर कर दो, तो एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो गलती खैर पता चल गई क्योंकि सब जगह एच स्क्वायर है। तो 32 वाला है, तो दो ऑप्शन मुझे सेम लग रहे हैं, तो ये होगा 8, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन ये देखो, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल हाइड्रोजन का क्या होता है, आर नॉट होता है, उसको कितना था, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। इसको इसने बोल लिया कि अगर आर नॉट जो है तुम्हारा एक्स आर्मस्ट्रॉन्ग है, मतलब एक्स आर्मस्ट्रॉन्ग 0.529 के बराबर है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन, इसके लिए Li2+ के लिए निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर एन इक्वल टू होता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये होता है ना। तो 0.529 एन कितना हो गया हमारे पास, कितने के लिए बोला, सेकंड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 2 रख दो, जेड इसका कितना होता है, 3 होता है, और ये हो गया मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको मैं एक्स वैल्यू कर देती हूँ, इसने एक्स बोला है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑर्बिट, देन द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, बेटा जेड स्क्वायर अपॉन एन होता है, पीछे मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, जेड स्क्वायर अपॉन एन होता है फॉर्मूला, जेड स्क्वायर। और ये पता है क्या होता है, हाइड्रोजन में इसकी गड़बड़ नहीं होती है, जेड स्क्वायर अपॉन एन, सही किया है ना मैंने हर जगह पर, नहीं मैंने हर जगह पर एन स्क्वायर अपॉन जेड किया है, जेड स्क्वायर अपॉन एन करो, जेड स्क्वायर अपॉन एन, तो जेड कितना है, 3 का स्क्वायर अपॉन एन कितना है यहाँ पर, Li2+2, तो ये हो जाएगा 9/2। हाँ, तो ये भी सही नहीं है, यहाँ पे मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया है, जेड स्क्वायर अपॉन एन, जेड स्क्वायर अपॉन एन, जेड, कुछ गड़बड़ हो रही है फॉर्मूले में, एन स्क्वायर अपॉन जेड आया था, जेड स्क्वायर अपॉन एन, चेक करती हूँ पीछे, एन स्क्वायर अपॉन जेड है, तो मैं सही कर रही हूँ,
गड़बड़ कहाँ कर रही हूँ मैं? सही है, z नीचे एन स्क्वायर अपॉन जेड ही था, एन स्क्वायर अपॉन जेड ही है। कहाँ गलती करी मैंने? एन स्क्वायर अंडू कैसे हो सकता है? ग्रीस करना पड़ेगा। एन स्क्वायर अपॉन जेड ही है बच्चों। एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड सही है। और कहीं गलत किया है मैंने? एन स्क्वायर अपॉन जेड से क्या है? इधर करो। एक्चुअली हाइड्रोजन में पता नहीं चलता इसका डिफरेंस। कहाँ पता चला मुझे गड़बड़? एन स्क्वायर अपॉन जेड यहाँ पर से काटो, ये तो एन स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल्स टू हो गया 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, एन स्क्वायर कौन सा सेकंड ऑर्बिट में बोला है, तो क्या हो जाएगा मेरा? एन हो गया मेरा 2 का स्क्वायर और जेड कितना है मेरा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू 0.529 अपॉन 3 और ये 0.529 किसके बराबर है? एक्स नॉट, एक्स एमस्ट्रॉन्ग के बराबर। तो 4 अपॉन 3 एक्स इंटू एक्स एमस्ट्रॉन्ग्स। ऑप्शन हो गया मेरा ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। मैं ही यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी जेड स्क्वायर, क्योंकि ना हाइड्रोजन में एन और जेड, एन भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। ठीक है, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो ये आंसर हमारा आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं, और किस टाइप के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको बताया रेडियस एंड वेलोसिटी, फिर मैं बात करूंगी एनर्जी की और रेडियस के बीच में डिफरेंस की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब इसको आगे प्रोसीड करिए बेटा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।